आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं रवि जायसवाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रेजिलिएंट ट्रेडर रवि। मैं आप सभी दर्शकों का अपने चैनल पे और इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग NISM सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट चैप्टर नंबर 3 जिसका टाइटल है टर्मिनोलॉजी इन इक्विटी एंड डेट मार्केट्स, इसके रिगार्डिंग 15 क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करने वाले हैं और यह सेट नंबर 2 है। इसके पहले हम लोग सेट नंबर 1 की प्रैक्टिस कर चुके हैं और उसमें भी कुल मिलाकर के 15 प्रश्न उत्तर थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफे। वॉरेन बफे सर एक लीजेंडरी इन्वेस्टर हैं और प्रश्न पूछा जा रहा है कि उनके अनुसार इंट्रिंसिक वैल्यू की क्या डेफिनेशन है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का एक तरह से इजाद वॉरेन बफे सर के द्वारा ही किया गया था। वैल्यू इन्वेस्टिंग को वो काफ़ी प्रेफर करते थे और आज भी करते हैं। तो प्रश्न के ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। ऑप्शन ए है द बुक वैल्यू ऑफ अ कंपनीज एसेट्स, द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज दैट कैन बी टेकन आउट ऑफ अ बिजनेस, द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ अ स्टॉक, द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय अ कंपनी। तो देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ये है, वैल्यू इन्वेस्टिंग में से यूज किया जाता है और जो इसका फॉर्मूला कैलकुलेट किया जाता है तो उसमें ये एस्टिमेट किया जाता है कि कोई बिजनेस है तो आने वाले समय में इस बिजनेस से कितना अर्निंग आने की संभावना है, कितना कैश फ्लो अर्निंग के रूप में आएगा। तो इसका एक अनुमान लगाया जाता है और उसके बेस पे कुछ और भी पैरामीटर्स होते हैं, उन सभी का कैलकुलेशन किया जाता है फॉर्मूले के आधार पे, तब जाके इंट्रिंसिक वैल्यू निकलती है। तो वॉरेन बफे सर के द्वारा जो इंट्रिंसिक वैल्यू को डिफाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर है, द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज दैट कैन बी टेकन आउट ऑफ अ बिजनेस। डिस्काउंटेड वैल्यू कहने का मतलब है एक्सपेक्टेड नोन वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वो डिस्काउंट वाला बात नहीं समझेंगे जो अक्सर ही दुकानों में हमें डिस्काउंट मिलते हैं। यहाँ पे डिस्काउंट का मतलब है नोन। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे सही उत्तर, सही ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है। तो आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, इफ अ स्टॉक्स इंट्रिंसिक वैल्यू इज हायर देन इट्स मार्केट प्राइस इट इज कंसिडर्ड। अगर किसी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू उसके मार्केट प्राइस से ज़्यादा हो तो स्टॉक को क्या समझा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ओवर वैल्यूड, ऑप्शन बी फेयरली वैल्यूड, ऑप्शन सी अंडर वैल्यूड एंड ऑप्शन डी स्पेकुलेटिव। तो यदि इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है मार्केट वैल्यू की तुलना में तो इसे अंडर वैल्यूड समझा जाता है कि कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है लेकिन मार्केट में वो लोअर प्राइस पे अवेलेबल है। तो और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अंडर वैल्यूड आपकी स्क्रीन पे हाईलाइट हो चुका है। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमसे पूछा जा रहा है, हाउ इज मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेटेड। किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, एक शेयर का जो प्राइस चल रहा है उसे टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें पता चल जाता है। आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन बी है शेयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर, यह इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी दिया गया है नेट इनकम डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स, यह भी इसका सही उत्तर नहीं है। और ऑप्शन डी है डिविडेंड यील्ड मल्टीप्लाइड बाय शेयर प्राइस, यह भी सही उत्तर नहीं है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि आपकी स्क्रीन पे हाईलाइट हो चुका है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ अब चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है, व्हाट डज द मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो इंडिकेट। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो से क्या इंडिकेशन हमें मिलता है। ऑप्शन दिए गए हैं, अ कंपनीज प्रॉफिट रिलेटिव टू जीडीपी, ये इसका सही उत्तर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो कहने का मतलब है कि जीडीपी देश की बात की जा रही है और मार्केट कैप मतलब वहाँ के ओवरऑल शेयर मार्केट के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जा रही है। तो इसमें कंपनी की चर्चा तो खैर होगी ही नहीं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर नहीं है। ऑप्शन बी है द साइज ऑफ अ कंट्रीज स्टॉक मार्केट कंपेयर टू इट्स इकोनॉमी, यह इसका सही उत्तर हो सकता है। ऑप्शन सी और डी को पहले देख लेते हैं। ऑप्शन सी है द डिविडेंड यील्ड ऑफ अ लार्ज कैप स्टॉक्स, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन डी है द इन्फ्लेशन रेट्स इम्पैक्ट ऑन स्टॉक प्राइसेस, बिल्कुल भी नहीं।
तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन बी सही उत्तर के रूप में हाईलाइट किया जा चुका है। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच फैक्टर इज नॉट यूज्ड इन डिटरमाइनिंग इंट्रिंसिक वैल्यू। जब इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, तो इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें इंक्लूड नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए है फ्यूचर कैश फ्लोज, इन्हें तो बिल्कुल ही कंसिडर किया ही जाता है, इंक्लूड किया जाता है। ऑप्शन बी है डिस्काउंट रेट, इन्हें भी इंक्लूड किया जाता है। ऑप्शन सी है मार्केट सेंटीमेंट, इसे इंक्लूड नहीं किया जाता है। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए मार्केट सेंटीमेंट को यूज़ नहीं किया जाता है। मार्केट सेंटीमेंट कहने का मतलब है कि मार्केट में अभी फियर का माहौल चल रहा है या फिर ग्रीड का माहौल चल रहा है, तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन डी है अर्निंग्स पोटेंशियल, बिल्कुल इसे भी कंसिडर किया जाता है कि इन फ्यूचर कंपनी में कितना अर्निंग करने की संभावना है, किस रेट से अर्निंग ग्रोथ होने की संभावना है, कितना टोटल ओवरऑल इनकम प्रॉफिट वहाँ से जनरेट होने की संभावना है, ये सब कैलकुलेट किया जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करने में। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जब इंट्रिंसिक वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसे यूज नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, मार्केट सेंटीमेंट को यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है। और आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी सही आंसर के रूप में हाईलाइट किया जा चुका है। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछा जा रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू आर ऑलवेज द सेम। ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है और स्टेटमेंट इस तरीके से है कि इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू हमेशा ही सेम होते हैं। यह स्टेटमेंट फॉल्स है। इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू रेयरली ही सेम होते हैं। कभी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होता है मार्केट वैल्यू के रिस्पेक्ट में, कभी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होता है इंट्रिंसिक वैल्यू के रिस्पेक्ट में। और ये रेयर इवेंट होता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू आपको सेम देखने को मिल रहा है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि सही आंसर के रूप में हाईलाइट हो चुका है। और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन का यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, तो आप लोग इसे भी स्टडी कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दिया गया है, द गोल ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग इज टू बाई अंडर वैल्यूड स्टॉक्स एंड सेल ओवर वैल्यूड वंस। कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का उद्देश्य ये है कि जो स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हैं उन्हें बाई किए जाएं और जो स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हैं उन्हें सेल किए जाएं। तो बिल्कुल सही बात है, इसका सही उत्तर होगा ट्रू। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे ट्रू ऑप्शन ए हाईलाइट हो चुका है। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग की सिंपल फिलॉसफी यही है कि जो स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है, और अंडर वैल्यूड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो वैल्यूएशन के अलग अलग मेथड्स हैं, लेकिन मिस्टर वॉरेन बफेट सर के द्वारा ये मेथड प्रचलित किया गया है, पॉपुलर किया गया है, और वो इंट्रिंसिक वैल्यू पे ज़्यादा फोकस करते थे। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के आधार पे जो स्टॉक्स अंडर वैल्यूड निकलते हैं उन्हें बाई करना है, जो ओवर वैल्यूड निकलते हैं उन्हें सेल करना है या अवॉइड करना है। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्रेलिंग अर्निंग्स रेफर टू। ट्रेलिंग अर्निंग का क्या मतलब होता है? तो ट्रेलिंग अर्निंग का सिंपल मतलब है कि पिछले लेटेस्ट 4 क्वार्टर का जो अर्निंग है उसके सम को हम लोग ट्रेलिंग अर्निंग कहते हैं। आइए ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए दिया गया है अर्निंग्स प्रोजेक्टेड फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, बिल्कुल नहीं, ये तो फिर फॉरवर्ड अर्निंग की हम लोग बात कर रहे हैं। ऑप्शन बी दिया गया है अर्निंग्स फ्रॉम द मोस्ट रिसेंट 4 क्वार्टर्स ऑन रोलिंग बेसिस, ये सही आंसर है। ऑप्शन सी दिया गया है लाइफ टाइम कुमुलेटिव प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी, ये उत्तर नहीं है इसका। ऑप्शन डी है अर्निंग्स बिफोर डिडक्टिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, ये भी इसका सही उत्तर नहीं है। तो ट्रेलिंग अर्निंग का सिंपल सा मतलब है कि लेटेस्ट 4 क्वार्टर के जो अर्निंग है रोलिंग बेसिस पे, यानी कि उनको सम कर देना है, तो हमें ट्रेलिंग अर्निंग पता चल जाता है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हाईलाइट किया जा चुका है। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द ब्लैंक स्पेस ऑफ एन इक्विटी शेयर इज द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ इट्स फ्यूचर बेनिफिट्स टू द इन्वेस्टर्स। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि इस यहाँ पे हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू की बात कर रहे हैं। ऑप्शन आइए देखते हैं क्या है। तो ऑप्शन ए है इंट्रिंसिक वैल्यू, यही इसका सही आंसर है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन बी है रिप्लेसमेंट वैल्यू, सही उत्तर नहीं है। ऑप्शन सी है मार्केट वैल्यू, ये भी सही उत्तर नहीं है। और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव, ये भी सही उत्तर नहीं है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा वैल्यू है जो हमें ये बताता है कि फ्यूचर में कितनी अर्निंग होने की संभावना है, इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट होने की संभावना है।
तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू बताता है। और आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन ए जो कि सही उत्तर है वो हाईलाइट किया जा चुका है। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैलकुलेट द एंटरप्राइज वैल्यू। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कैलकुलेट द एंटरप्राइज वैल्यू बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्वल टू 10 लैक्स, टोटल डेट इक्वल टू 3 लाख एंड कैश इक्वल टू 4 लाख। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जब भी इंटरप्राइज वैल्यू निकालने को कहा जाए तो आपको मार्केट कैपिटल में डेट को ऐड कर देना है और जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उन्हें माइनस कर देना है। और लगभग मान के चलिए कि NISM सीरीज 15 के एग्जाम में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो इंटरप्राइज वैल्यू के बेस पे रहता ही है। इंट्रिंसिक वैल्यू से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन जरूर रहता है, तो इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आधार पे हम लोग यहाँ MCQ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मार्केट कैप में डेट को ऐड करते हैं और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हम लोग माइनस कर देते हैं। तो 10 लाख में 3 लाख को ऐड करेंगे 13 लाख आएगा और 4 लाख को माइनस कर देंगे तो 9 लाख आएगा। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 9 लाख। बाकी इसके लिए रॉन्ग आंसर्स है, रॉन्ग ऑप्शन है। आप देख सकते हैं सही ऑप्शन बी 9 लाख को हाईलाइट किया जा चुका है। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच अर्निंग्स मेट्रिक रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट्स अवेलेबल टू बोथ इक्विटी एंड डेट होल्डर्स बिफोर अकाउंटिंग फॉर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज। तो ये पूछ रहा है कि इंटरेस्ट और टैक्स को कंसीडर करने के पहले कौन सा अर्निंग मैट्रिक है जो कि इक्विटी के लिए भी और डेट के लिए भी, इक्विटी होल्डर्स एंड डेट होल्डर्स के लिए भी प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए दो तरीके के अर्निंग मैट्रिक हैं जो इंटरेस्ट और टैक्स को कंसीडर करने के पहले आते हैं। एक है ईबिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और दूसरा है एबिटडा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है कि इंटरेस्ट और टैक्स को कैलकुलेट नहीं करना है, उससे पहले जो अर्निंग है वो अर्निंग इक्विटी होल्डर्स और डेट होल्डर्स के लिए एज अ प्रॉफिट मैट्रिक काम करती है। तो इसका सही उत्तर होगा ईबिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो कि यहाँ ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी और आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे सही उत्तर हाईलाइट किया जा चुका है। एबिटा जो है ये भी इक्विटी होल्डर्स और डेट होल्डर्स के लिए एक अर्निंग प्रॉफिट की तरह काम करता है, लेकिन उसके साथ साथ ये मेनली बताता है कि जो एसेट्स हैं उनको रिप्लेस करके क्या प्रॉफिट चल रहा है, वहाँ पे एसेट्स का रिप्लेसमेंट भी आ जाता है। तो ये दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डज एबिटा रिप्रेजेंट इन अ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। इस प्रश्न के उत्तर में आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो किसी बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में एबिटा क्या रिप्रेजेंट करता है। वैसे एबिटा का फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रॉफिट्स आफ्टर ऑल एक्सपेंसेज इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो इसके नाम में ही है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और यहाँ बताया जा रहा है कि प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेज इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल ही इसका गलत उत्तर है। ऑप्शन बी बताया जा रहा है अर्निंग्स अवेलेबल टू रिप्लेस असेट्स एंड सर्व इक्विटी ऑब्लिक डेट होल्डर्स। अभी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दो तरीके के जो अर्निंग मैट्रिक है इक्विटी होल्डर्स और डेट होल्डर्स के लिए काउंट किए जाते हैं, ईबिट को भी और एबिटा को भी। लेकिन एबिटा में क्या है कि एसेट्स का रिप्लेसमेंट भी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन भी आ जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी को देखते हैं, हिस्टोरिकल अर्निंग्स फ्रॉम द पास्ट फिजिकल ईयर, बिल्कुल भी नहीं। एंड ऑप्शन डी है प्रोजेक्टेड फ्यूचर अर्निंग्स, बिल्कुल भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी और आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे इसे हाईलाइट किया जा चुका है। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ इज अर्निंग्स पर शेयर दैट मीन्स EPS कैलकुलेटेड। सिंपल सी बात है, अर्निंग पर शेयर यानी कि टोटल अर्निंग को टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर दीजिए, आपको एक शेयर की अर्निंग पता चल जाएगी। कॉमन सेंस टाइप का ये फॉर्मूला और क्वेश्चन है। आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन बी है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ये इसका सही उत्तर है। ऑप्शन सी है डिविडेंड डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन डी है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, बिल्कुल भी नहीं।
अर्निंग पर शेयर की बात की जा रही है तो नेट प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से, तो हमें पता चल जाएगा कि किसी भी कंपनी का ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर क्या है। और आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन बी को सही उत्तर के रूप में हाईलाइट किया जा चुका है। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अर्निंग्स कंप्यूटेड बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल अर्निंग्स आर कॉल्ड फॉरवर्ड अर्निंग्स। ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है और हमसे पूछा जा रहा है कि फॉरवर्ड अर्निंग किसे कहते हैं। तो वैसी अर्निंग जो हिस्टोरिकल अर्निंग के बेस पे कैलकुलेट की जाती है, क्या उसे हम लोग फॉरवर्ड अर्निंग कहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जो फ्यूचर प्रोजेक्शन के आधार पर कैलकुलेट किए जाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड अर्निंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी फॉल्स। और आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे सही उत्तर को हाईलाइट किया जा चुका है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन का आपको आंसर एक्सप्लेनेशन भी मिल चुका है। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ अ कंपनी हैज अ नेट प्रॉफिट ऑफ 20 लाख एंड 5 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर्स, व्हाट इज इट्स ईपीएस। किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट 20 लाख रुपए है और उसके पास 5 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर हैं, तो उस कंपनी का ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर क्या होगा। थोड़ी देर पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि जब भी ईपीएस निकालना होता है तो टोटल प्रॉफिट को हम लोग टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करते हैं। तो 20 लाख को 5 लाख से हम लोग डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 4। 5 4 जा 20 होता है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 4 लाख, सॉरी सिंपली 4 रुपीज़, नॉट 4 लाख। और आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे सही ऑप्शन सी ₹4 को हाईलाइट किया जा चुका है। और अब आपकी स्क्रीन पे उन टॉपिक्स के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का समराइज्ड फॉर्म कह सकते हैं, वन लाइनर के फॉर्म में समरी दी जा रही है यहाँ पे। तो आप लोग इसे या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे स्क्रीन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे स्टडी कर सकते हैं। लास्ट मिनट प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट्स के रिवीजन में ये वन लाइनर कॉन्सेप्ट्स काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। 2 पेज में है, ये फर्स्ट पेज है एंड नाउ द सेकेंड पेज। इसे आप लोग स्टडी कर सकते हैं। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। केवल सब्सक्राइब करना काफ़ी नहीं होता है, सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। आप सभी का समय शुभ हो। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। जय हिंद।